My name is Simran Gupta. I am from Biswa Sitapur. I am pursuing M.Com second year, 4th semester. मेरा टॉपिक है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स क्या होता है एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अनुसार इसे डिफ़ाइन किया गया है। जो भी कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति या गबन दुरुपयोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 403 का स्पष्टीकरण क्या कहता है। यह स्पष्टीकरण केवल बेईमानी, दुर्विनियोग या गलत इरादे से किए गए गबन के मामले से संबंधित है। यह स्पष्टीकरण इस सेक्शन के अंतर्गत कामकाज के दायरे को स्पष्ट करता है क्योंकि इसमें अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के दुरुपयोग शामिल हैं। धारा 403 के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोजन के आरोप के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या होती हैं। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है या इसमें दोनों पार्टियों के बीच समझौते की आशंका भी रहती है। इस धारा के अंतर्गत शिकायत करने के लिए जो संपत्ति होती है वह संपत्ति शिकायतकर्ता की होनी चाहिए, लेकिन संपत्ति आरोपी के कब्जे में होनी चाहिए क्योंकि हेरा फेरी या फिर संपत्ति का गबन तभी हो सकता है जब वह संपत्ति किसी के कब्जे में हो। एक वकील आईपीसी की धारा 403 से जुड़े मामले में कैसे मदद कर सकता है। यह धारा 403 से जुड़े मामलों में किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक दुर्विनियोजन या गबन का केस दायर करने या फिर किसी व्यक्ति पर दायर मुकदमे में कानूनी सलाह या सहायता देने का कार्य वकील का होता है। जिसके लिए शिकायत दायर करता है या जिस पर वकील अपराध का मामला दायर किया गया है उसे तुरंत एक वकील की सहायता लेनी चाहिए। तत्पश्चात उस पक्ष का वकील सत्र या उच्च न्यायालय में उस व्यक्ति का पक्ष रख सके। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हर महीने कोई ना कोई नया घोटाला सामने आने की खबर सुनने को मिलती है। इस घोटाले को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे व्यापक तरीकों में से एक वित्तीय विवरणों में हेरफेर के माध्यम से किया गया है। वित्तीय दुनिया में इन वित्तीय विवरणों में हेरफेर को आय प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। खुदरा निवेशकों के रूप में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन वित्तीय विवरणों में किस तरह हेरफेर किया गया है। इससे हमें विशेष रूप से लाल झंडे की पहचान करने और इन शेयरों द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले संभावित नुकसान से बचने में मदद मिलती है। वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने वाली कंपनियों के पीछे क्या उद्देश्य होता है। अवास्तविक और दबाव रखना। शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना। कम लागत पर पूंजी को जुटाना। वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने का सबसे सामान्य तकनीकों के बारे में बताया गया है। प्रावधान और आरक्षण बनाने के लिए दिए गए लचीलेपन का दुरुपयोग। वित्तीय विवरणों में हेराफेरी करने का सबसे आम तरीका है प्रावधानों और आरक्षित निधियों का सृजन करना। यहाँ कंपनियाँ लेखा मानकों द्वारा दिए गए लचीलेपन का लाभ उठाती हैं। मानक प्रबंधन को भविष्य के खराब ऋणों, प्राप्तियों और अन्य अर्जित आय के लिए अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसके बजाय कुछ मैनिपुलेटर्स कमाई को बिगाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट है आय से अर्जित कमाई। बयानों में हेरफेर करने का दूसरा आम तरीका फर्जी बिक्री और अग्रिम राजस्व दिखाकर कमाई को बढ़ा चढ़ाकर बताना है। निर्माण कंपनियों में यह रणनीति बहुत आम है। तीसरा पॉइंट है लागत और खर्च को कम बताना या इसमें देरी करना। कंपनियां सामान्य परिचालन लागतों का पूंजीकरण कर रही हैं जो सीधे वित्तीय विवरणों में दिखाई देनी चाहिए। यह लागत कम करने के लिए किया जाता है, फिर इन लागतों को बैलेंस शीट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी कंपनियों के लिए अपने वित्तीय वक्तव्यों को बदलने का एक सामान्य तरीका है। चौथा पॉइंट है मूल्य ह्रास के साथ खिलवाड़ करना।
आय विवरण में मूल्यह्रास एक प्रमुख वस्तु है। मूल्यह्रास की गणना करते समय कंपनियों को दिए गए लेखांकन लचीलेपन और मानकों के संदर्भ में बहुत अधिक छूट दिया जाता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहला पॉइंट है लेखांकन धोखाधड़ी। लेखांकन धोखाधड़ी तब होती है जब कोई एक व्यक्ति संपूर्ण लेखा टीम प्रभारी अपनी चोरी को कवर करने के लिए देय या प्राप्य खातों में हेरफेर करने की प्रथाओं का पालन करता है। दूसरा पॉइंट है वेंडर धोखाधड़ी। वेंडर धोखाधड़ी तब हो सकती है जब आपके कर्मचारी नकली बिलिंग योजनाओं, रिश्वत, ओवर बिलिंग, मूल्य निर्धारण आदि के तहत अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए और बिलिंग की अनुमति देने के लिए आपके विक्रेताओं के पास मिलीभगत करते हैं। तीसरा पॉइंट है पेरोल धोखाधड़ी। पेरोल धोखाधड़ी कर्मचारी धोखाधड़ी का सबसे प्रचलित प्रकार है और इसमें टाइमशीट धोखाधड़ी शामिल है, जहां कर्मचारी फर्जी कर्मचारी योजनाओं, कर्मचारियों को नकली अग्रिम आदि के लिए पेरोल विभाग के साथ अपने काम के घंटे या साजिश रचते हैं। चौथा पॉइंट है संपत्ति का दुरुपयोग। संपत्ति का दुरुपयोग एक कर्मचारी द्वारा कंपनी की संपत्ति की ही धोखाधड़ी है, जिसमें चोरी की वस्तु सूची शामिल है। खर्चों और खरीद को बढ़ाने के लिए कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करना, ये चेक और चालान के साथ छेड़छाड़ करना। पांचवा पॉइंट है डेटा धोखाधड़ी। आपका व्यवसाय डेटा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपके भुगतान से संबंधित डेटा से ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर या किसी भी बौद्धिक डेटा उल्लंघन या स्वामित्व वाली जानकारी जिसे प्रतियोगी को बेचा जा सकता है, डेटा चोरी के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।